सुनीता, आज फिर हमारी कुछ भी बिक्री नहीं हुई। अपनी दुकान से किसी ने भी सामान नहीं लिया। ये सब उन बड़ी बस्ती यानी कि अमीर कॉलोनी वालों की वजह से हो रहा है। सही कहा जी, अब तो हमें राशन भी आधा मिलने लगा है। वो लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि हम गरीब लोग कभी उनके बराबर न बन पाए। गांव के सभी लोग गांव में बसी अमीर कॉलोनी के लोगों से और मुखिया से परेशान थे। एक रोज सभी गांव वाले मुखिया के घर के बाहर भीड़ लगाए खड़े थे। तभी मुखिया, अरे बिरजू, देख तो क्यों भीड़ लगाकर खड़े हैं ये लोग। मुखिया साहब, आपके बेटे ने नशे की हालत में एक लड़की को टक्कर मार दी और इसी बारे में उस लड़की के बाप गांव वालों के साथ गुस्से में यहाँ आए हैं। अरे यार, अच्छा, उस लड़की के बाप को अंदर लेकर आ। नोटों की गड्डी एक साथ देखेगा तो उसका सारा गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। बिरजू बाहर आकर कहता है, तुम सब में बच्ची का पिता कौन है? मैं हूँ उस लड़की का पिता। तुम्हें मुखिया जी ने अंदर बुलाया। मोहन बिरजू के साथ अंदर जाता है। ये लो कुछ पैसे और जाकर अपनी बेटी का इलाज करवा लो। कुछ पैसों का लालच देकर तुम हम गांव वालों को खरीद नहीं सकते। हाँ, जो गलती मेरे बेटे से हुई उसकी भरपाई कर तो रहा हूँ। ये पैसे देकर और क्या चाहिए तुम्हें? कई सालों से हम गरीब लोगों का तुम बड़े लोग शोषण करते आ रहे हो। हम ये शोषण अब और नहीं चाहते, हमें इससे छुटकारा चाहिए। अरे बस इतनी सी बात मैं तुम्हारी ये बात मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, फिर मैं ये पैसे लेकर चला जाता हूँ, लेकिन ध्यान रहे आगे ये गलती बिल्कुल ना हो। मोहन पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अमीर कॉलोनी के लोग अभी भी गरीबों का शोषण करने से बाज नहीं आते थे। देखो, तुम अपनी बेटी की शादी में अमीर कॉलोनी के लोगों को कुर्सी पर और फकीर गांव के लोगों को जमीन पर बिठाकर खाना खिलाना, समझे? नहीं तो तुम्हारी बेटी की शादी रुकवा दूंगा, समझे? समझ गया मुखिया जी, वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हो। मुखिया के आदेश से हरिप्रसाद फकीर गांव के लोगों को जमीन में बिठाकर जबकि अमीर कॉलोनी के लोगों को कुर्सी टेबल पर बिठाकर दावत देता है। जहां गरीबों की थाली में दाल भात था तो वहीं अमीर लोगों की थाली में तरह तरह के पकवान थे और ठंडी ठंडी आइसक्रीम, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक जैसी ढेरों चीजें थी, जिसे देखकर अजय की छोटी बेटी रितु जिद करने लगी। बाबा मुझे भी ये आइसक्रीम खानी है। नहीं मेरी बच्ची, हम इतने काबिल नहीं है कि वो आइसक्रीम खा सके। लेकिन रितु आइसक्रीम की जिद छोड़ ही नहीं रही थी। वो लगातार आइसक्रीम के लिए रोए जा रही थी। क्या हुआ? कब से देख रहा हूँ ये बच्ची रोए जा रही है। भला अपने बच्चे को भी कोई इतना रुलाता है क्या? तो क्या करूँ, कब से आइसक्रीम की जिद करके बैठी है। तो इसे कुल्फी ही खिला दो ना, वो भी तो आइसक्रीम ही होती है। कुल्फी? वो क्या बला है? और तुम कौन हो? पहली बार तुम्हें इस गाँव में देखा है। अरे मेरा नाम छप्पन है और मैं शहर में बड़े होटल में शेफ हूँ। मेरा मतलब है बावर्ची हूँ। अच्छा, फिर तो तुम्हें वो कुल्फी यानी कि आइसक्रीम बनानी आती होगी। बिल्कुल आती है, लेकिन उसके लिए अच्छी खासी बर्फ चाहिए होगी, तभी कुल्फी बन पाएगी। लेकिन बर्फ न होने की वजह से कुल्फी नहीं बन पाती और रितु अपनी जिद नहीं छोड़ रही थी। रितु रोते हुए जंगल की तरफ भागती है। अजय और छप्पन भी उसके पीछे भागते हैं। जंगल के बीचों बीच बांस का एक पेड़ होता है जिसमें बहुत सारे फूल लगे हुए होते हैं। रितु उन फूलों को देखकर आकर्षित हो जाती है और उनमें से एक फूल तोड़ लेती है। तभी अजय और छप्पन भी वहाँ आ जाते हैं। फूल तोड़ते ही वहाँ एक बूढ़ी औरत प्रकट हो जाती है। अरे आप कौन है और अचानक कैसे प्रकट हुई? कई साल पहले मैं इस जंगल में आई थी और गलती से मैंने एक साधु जो ध्यान मुद्रा में था उनका ध्यान भंग कर दिया था। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं इस बांस की लकड़ी में तब तक बंधी रहूंगी जब तक कोई नेक दिल इंसान आकर इस पेड़ पर लगी कली को नहीं तोड़ता। आज तुम्हारी बेटी के कारण देखो मेरी आत्मा इसकी वजह से आजाद हो गई। जाने से पहले मैं इस बच्ची को एक आशीर्वाद देना चाहती हूँ। आज से इस बांस को जब भी ये बच्ची छुएगी तो इसमें ढेर सारी बर्फ जम जाएगी। इतना कहकर उस बूढ़ी औरत की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। तभी छप्पन अजय से कहता है, अरे वाह यार, तुम्हारी बेटी को मिले इस आशीर्वाद से हम ढेर सारी आइसक्रीम बना सकते हैं। शहर में रहकर मैंने ढेर सारी आइसक्रीम और गोला बनाना सीखा है। अगर इस भरी गर्मी में हम गांव में ये दोनों चीजें बनाकर बेचें तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अरे वाह, क्या आइडिया है, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। रितु बांस का पेड़ छू देती तो सारा पेड़ जम जाया करता। छप्पन उसमें दूध और मलाई डालकर उसकी आइसक्रीम बना दिया करता। फिर उन दोनों ने बांस की कुल्फी और गोले का ठेला खोल लिया। उन्होंने सबसे पहले आइसक्रीम और गोला रितु को खाने को दिया। उसके बाद गांव वालों को बेचना शुरू किया। आओ आओ, बांस की कुल्फी और गोले का ठंडा ठंडा स्वाद लो। आओ आओ, गोला और कुल्फी ले जाओ। बाबा मुझे भी कुल्फी खानी है। भाई साहब एक कुल्फी दे दो। कितने की है? जी 5 रुपए की।
कुछ देर बाद एक औरत वहाँ पर आई। अरे वाह, ये तो दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट चीज लग रही है। भैया कैसे दी? बहन जी 5 रुपए की एक है। इतने पैसे तो नहीं है अभी मेरे पास। कोई बात नहीं, आप अनाज देकर भी इसे खरीद सकती हैं। अच्छा, फिर मैं अभी घर से 2 किलो आटा लेकर आती हूँ। उसके बदले मुझे और मेरे परिवार के लिए ये स्वादिष्ट से दिखने वाली बांस की कुल्फी दे देना। कुछ ही देर में वो औरत 2 किलो आटा लाती है और 4 बांस की कुल्फी ले जाती है, जिसे उसका परिवार बड़े ही मजे से खाता है। गांव भर में छप्पन की बनाई हुई कुल्फी प्रसिद्ध हो जाती है। ये बात अमीर कॉलोनी के मुखिया और उसके बेटे को पता चलती है। सुना है बेटुआ, अब उस फकीर से गांव के गरीब लोग भी कुल्फी का स्वाद चख रहे हैं। आप चिंता मत करो पिताजी, मैं अभी उन दोनों से जाकर निपटता हूँ और उनकी कुल्फी को नष्ट करता हूँ। मुखिया का बेटा अजय और छप्पन की बांस की कुल्फी वाले ठेले पर पहुंच जाता है और उसे हड़पने की कोशिश करने लगता है। ओए, जल्दी से अपने इस ठेले को मेरे हवाले कर दे। लेकिन छोटे मालिक, तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई? आप कहो तो हम ये बेचना बंद कर देते हैं। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। गुस्से में मुखिया का लड़का जैसे ही उस बांस को छूता है तो उसे जोर का करंट का झटका लगता है। अरे बचाओ बचाओ, ये करंट कैसे लगा? ये करंट कैसे लग गया? भागो भागो। मुखिया का बेटा झट से वहाँ से भाग खड़ा होता है। इसके जाने के बाद वो बांस चमकने लगता है, जिसे देख अजय कहता है, ये जरूर उस बूढ़ी माँ का ही आशीर्वाद है। इसका मतलब जो भी इसे छुएगा या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे ये जोर का झटका देगा। चलो बढ़िया है, अब हम अच्छे से अपना व्यापार कर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर खुशी खुशी अपना व्यापार करते हैं और उससे खूब कमाई करके अच्छी सी जिंदगी व्यतीत करते हैं। मुन्नी अपने 5 साल के भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर टॉफी बेचा करती थी, पर वहां पर उसका व्यापार कुछ ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए वो फिर से सड़क पर ही टॉफी बेचने लगी। थोड़ी दूरी पर एक पिज्जा के ठेले पर बहुत सारे लोग पिज्जा खा रहे थे। मुन्नी ने ये देखकर, भला यहाँ इतने सारे लोग बैठकर क्या खा रहे हैं? ये क्या है? ये सोचकर मुन्नी उससे पिज्जा खरीदकर खाने लगी। उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगा। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ना जाने इसे कैसे बनाते हैं। ऐसा सोचते हुए अपने भाई को भी खिलाकर वो वहां से घर चली जाती है। अगली सुबह भाई ने अपनी बहन से खाना मांगा, तब मुन्नी उससे कहती है, रुक जा मेरे भाई, तेरे लिए ही तो खाना बना रही हूँ। फिर उसने अपने भाई को खाना खिलाया और खाते खाते सोचने लगी, मुझे जल्द से जल्द कोई और काम ढूंढना होगा। इस काम से तो कोई फायदा नहीं हो रहा, कुछ करना होगा। वो ये सोच ही रही थी कि अचानक उसे कल खाया हुआ पिज्जा याद आया। मुझे ये पता लगाना होगा कि वो कैसे बनाते हैं और मुझे खुद बनाना होगा। वो ये सोचकर भाई को साथ में लेती है और पिज्जा बनाने वाले के पास जाती है। अंकल, आप ये पिज्जा कैसे बनाते हो? मुझे बताओगे आप? अगर मेरी मदद करोगे तो मैं भी बनाकर बेचना चाहती हूँ। उसके ऐसा पूछने पर आदमी ने कहा, अच्छा, तो तुम मेरी बराबरी करना चाहती हो? सुबह सुबह दिमाग खराब करके रखा है, जाओ यहाँ से। उसने उसे फटकार कर दूर जाने को कहा। ऐसी बात नहीं है, एक बार मेरी बात तो सुनिए। वो ऐसा कह ही रही थी पर उसने धक्का मार दिया। इतने में वहां से गुजर रही एक औरत ने उसे देखा। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? और आप इस तरह बच्चे को क्यों ढकेल रहे हैं? उसके पूछने पर उस आदमी ने सारी बातें उसे बता दी। तब उस औरत ने कहा, आप भी हद कर रहे हैं। वो लड़की अपना गुजारा करने के लिए आपसे मदद मांग रही है, पर आप छी। उस दुकानदार को डांटकर वो औरत उस लड़की को लेकर दूर कहीं जाती है और उससे कहती है, बेटा क्या तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है? और ये लड़का किसका है? ये मेरा भाई है और हमारे माँ और बाबूजी का हाल ही में देहांत हो गया था। तब से हम दोनों ही रेलवे स्टेशन पर टॉफी बेचते हैं, पर मेरा व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बस कल मैंने ये देखा था, यहाँ बहुत लोग पिज्जा खा रहे थे, इसीलिए पिज्जा बनाने की विधि जान रही थी, पर वो मुझे डांट रहे हैं। ये कहकर वो रोने लगी। ओहो हो, ठीक है बेटा, चिंता मत करो, ये मोबाइल रख लो, इससे तुम जो चाहे सीख सकती हो। इसमें देखकर तुम पिज्जा बनाने की विधि जान लेना, फिर खुद का व्यापार शुरू कर सकती हो। इस पर मुन्नी ने हामी भरी। मुन्नी ने उस औरत के दिए हुए मोबाइल से पिज्जा बनाने की विधि अच्छे से सीख ली। मुन्नी ने घर पर पिज्जा बनाने की विधि शुरू की। पहले 4 बार पिज्जा ठीक से नहीं बना, बहुत ही बेस्वाद बना था, पर उसने हार नहीं मानी और कोशिश करती रही।
तो 5वां पिज्जा बहुत अच्छा बन गया। मुन्नी बहुत खुश हो गई। सुन भाई, अब ये पिज्जा बहुत अच्छा बन गया। अगर ये पिज्जा का काम चल गया तो समझो अपनी जिंदगी सुधर गई। ये सोचकर उसने अगले ही दिन रेलवे स्टेशन पर जाकर पिज्जा बनाना शुरू कर दिया। ताजा ताजा स्वादिष्ट पिज्जा लीजिए, ताजा ताजा स्वादिष्ट पिज्जा लीजिए। इस तरह आवाज देकर वो लोगों को पिज्जा बेचने लगी। बहुत कम दाम में बेच रही थी, इसलिए कई लोग आकर पिज्जा खरीद रहे थे। बहुत ही कम समय में सारे पिज्जा बिक जाने की वजह से वो घर जल्दी लौटी। भगवान जी, आज मुझे पूरे 1000 रुपए का फायदा हुआ। हर दिन ऐसे ही मुझ पर अपनी कृपा करना। इस तरह हर रोज पिज्जा के जरिए बहुत पैसे कमाने लगी। कुछ ही दिनों में उसने रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी दुकान जमा ली, जहां पर वो पिज्जा का व्यापार कर रही थी। उसका पिज्जा का व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी हो रहा था। इन सब के पीछे उस औरत का हाथ था। ये सोचती हुई वो घर लौटी। अपने माता पिता की तस्वीर के सामने खड़े होकर उसने, माँ बाबूजी, आप दोनों के बिना हमारी जिंदगी एकदम दुर्बल हो गई है। आज हम 3 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं तो इन सब के पीछे उस औरत का हाथ है। उनका उपकार मैं कभी नहीं भूल सकती। जो जहाँ भी रहे खुश रहें, ऐसा आशीर्वाद आप उन्हें देते रहना, क्योंकि आपके बच्चों की खुशी का कारण वही है। और साथ ही साथ हमें भी आशीर्वाद दीजिए। इतने में पिज्जा का व्यापार करने वाला वो आदमी घर आ जाता है। ए लड़की, आज के बाद तू पिज्जा का व्यापार नहीं करेगी, और अगर ऐसा किया ना तो तुझे और तेरे भाई को मार दूंगा। क्यों भला? मैं आपकी बराबरी में ठेला थोड़ी लगाती हूँ। मैं तो रेलवे स्टेशन पर पिज्जा बेचती हूँ। तुमने वहां पर शुरू किया है, इसीलिए तो कोई मेरे पास से पिज्जा नहीं खरीद रहा है। इतने में मुन्नी की सहायता करने वाली वो औरत भी वहां पर आई। तुम ऐसा ही कुछ दुस्साहस करोगे, ये मैं जानती थी, इसीलिए मैं मुन्नी पर हमेशा नजर रख रही थी। तेरा कहा मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, पुलिस को इसका सबूत दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर घबराकर वो वहां से भाग गया। मुन्नी रोते हुए उस औरत के गले से लग जाती है। बेटा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जब भी जरूरत हो मैं यहीं पास में रहती हूँ और सब ठीक हो जाएगा। मैं चाहती हूँ तुम्हारा बड़ा नाम हो। इस तरह उस औरत ने धीरज दिया। मुन्नी बहुत खुश हुई। जैसे उसने कहा था, सच में मुन्नी का बहुत अच्छा नाम हुआ। इतनी छोटी उम्र में पिज्जा का व्यापार करने वाली ये एक लड़की थी, इसलिए न्यूज में भी उसका नाम आ रहा था। मुन्नी इन सब से बहुत खुश हो रही थी। उसे आगे बढ़ता देख उस औरत को भी बहुत खुशी मिली। इस तरह मुन्नी को उसकी मेहनत का फल मिल गया। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।